स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू एडलवाइज इंग्लिश चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्ड लेवल रिटन बाय जैक फिनी, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो हम शुरू करते हैं। पहले पैराग्राफ में हम देखते हैं कि द प्रेसिडेंट्स ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलरोड्स विल स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देयर आर ओनली टू। यहाँ पे बात की जा रही है कि जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है चार्ली, वो बता रहा है कि जो प्रेसिडेंट है न्यूयॉर्क सेंट्रल के, न्यूयॉर्क हेवन के, वो सब ये बोलेंगे कि जो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन है उसमें बस 2 ही लेवल्स हैं। बट आई से देयर आर 3। बट हमारे जो प्रोटैगनिस्ट चार्ली है वो कह रहे हैं कि उन्हें पूरा विश्वास है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 3 लेवल्स हैं, यानी कि 3 फ्लोर हैं। वो ये भी बताते हैं कि आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, ये इंश्योर करने के लिए कि ये मेरी कोई हैलुसिनेशन नहीं है। आई हैव टॉक्ड टू अ साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, और ये फ्रेंड है सैम, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। I told him about the 3rd level at Grand Central Station. He said it was a waking dream wish fulfillment. He said I was unhappy. और उनके जो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम है, सैम ने भी यही बोला कि ये जो 3rd लेवल है ये बस आपकी इमेजिनेशन, आपकी हैलुसिनेशन है, क्योंकि द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी, और ये सारी चीजें हुई हैं बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर्स, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी इन रिलेशनशिप एंड इमोशंस। तो इन सब की वजह से जो हमारे प्रोटैगनिस्ट चार्ली है वो एस्केप चाहते हैं इस वर्ल्ड से, और ये एस्केप का मीडियम है 3rd लेवल, जो कि एक इमेजिनरी प्लेस है, इमेजिनरी डायमेंशन है। उस स्टेशन में जहां सिर्फ 2 लेवल्स या 2 फ्लोर्स है, वहां पे चार्ली के अकॉर्डिंग एक और 3rd लेवल भी एग्जिस्ट करता है। बट दैट्स द रीजन ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल अग्रीड। और चार्ली के सारे फ्रेंड्स भी यही मानते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि चार्ली एस्केपिस्ट है, वो वर्ल्ड के जो भी दुख हैं उनसे एस्केप करना चाहता है। और उसके फ्रेंड्स ये भी मानते हैं कि जो भी उसकी हैबिट्स हैं वो भी सब इसी तरफ इशारा करते हैं, जैसे कि स्टैम्प कलेक्टिंग या फिर फिलेटली भी उसे बोलते हैं। ये भी चार्ली की एक हॉबी है। इसमें लोग क्या करते हैं कि तरह तरह के स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं और उन्हें एक जगह ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। तो चार्ली के फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग स्टैम्प कलेक्टिंग भी एक तरीके का रिफ्यूज है मॉडर्न वर्ल्ड से। और वो ये भी बताता है कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे। Anyway, here's what happened at Grand Central. अब जो Grand Central में हुआ वो हमें चार्ली बताने जा रहे हैं। This account from Charlie's mouthpiece, first person account. One night last summer I worked late at the office. चार्ली अपने ऑफिस से लेट काम करने के बाद रिटर्न हो रहा था। I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central. और शॉर्टकट के लिए उन्होंने इस ग्रैंड सेंट्रल का सबवे लिया। अब इस सबवे से जाते वक्त वो एक अलग ही जगह पहुंच गए, और वो जगह थी 3rd लेवल, जो कि एक इमेजिनरी प्लेस है। Now I don't know why this should have happened to me. I'm just an ordinary guy named Charlie. और वो बोल रहा है कि क्यों मेरे साथ ऐसी चीजें हो रही हैं, मैं नहीं समझ पा रहा। मैं एक बहुत ही साधारण टैन गाबरीन सूट, जो कि उस वक्त का फैशन था, एंड अ स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड। I passed a dozen men who looked just like me. और जब वो सबवे से जा रहे थे उस वक्त तक सारे लोग उन्हीं के जैसे दिख रहे थे। अचानक से जैसे ही उन्होंने टर्न लिया, I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down the steps to the 1st level, where you take trains like the 20th century. Then I walked down another flight to the 2nd level. और फिर सीढ़ियों से उतरने के बाद जब वो 2nd लेवल की तरफ जाने लगे, अचानक से वो एक आर्च्ड डोरवे में एंटर कर गए या फिर घुस गए। अब जैसे ही वो उस डोरवे में गए, और वो बता रहे हैं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स हुआ है कि वो न्यू डोरवेज ऑफ स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स में गए हैं। मतलब इनकी जो ये हैलुसिनेशन की प्रॉब्लम है ये बहुत दिनों से है, काफी दिनों से है। और चार्ली को ये भी लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, और इसमें हर दिन नए नए पैसेजेस, हॉलवेज और गेटवेज, कॉरिडोर्स एक रूट्स की तरह डेवलप होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इनकी हैलुसिनेशन की प्रॉब्लम काफी ज्यादा डीप रूटेड है। There's probably a long tunnel that nobody knows about.
feeling its way under the city right now. और चार्ली को लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे दिखते तो बस 2 ही लेवल हैं, पर यहाँ पे hundreds of tunnels and squares and roads and passages and hallways हैं जिनके बारे में न्यूयॉर्क सिटी के लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं है, कुछ भी पता नहीं है. And maybe because for so many people through the years, Grand Central has been an exit, a way of escape. और वो Grand Central को a way of escape मानते हैं. और चार्ली के लिए ये a way of escape है भी, क्योंकि यहीं पे उन्हें मिलता है थर्ड लेवल, जो कि है एक इमेजिनरी लेवल. Maybe that's how the tunnel I got into. अब हम ये देखेंगे कि अभी तक तो जो सारे लोग थे उन्होंने चार्ली के जैसे ही कपड़े पहने हुए थे, वो चार्ली के जैसे ही लग रहे थे. अब अचानक से क्या हुआ? The corridor I was in began angling left and slanting downward, and I thought that was wrong, but I kept on walking. और उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गलत है, फिर भी चार्ली चलते गए. All I could hear was the empty sound of my own footsteps, and I did not pass a soul. अब उतने भीड़ भाड़ वाले स्टेशन पे उन्हें कोई भी व्यक्ति इतनी देर तक नहीं दिखा. ये बहुत स्ट्रेंज था. Then I heard that sort of hollow roar ahead. फिर उन्हें वो स्टेशन वाली जो नॉइज होती है वो थोड़ी दूर आगे कहीं सुनाई दे रही थी. The tunnel turned sharp left. I went down a short flight of stairs and came out on the third level at Grand Central Station. और अचानक से वो पहुंच गए कहाँ? थर्ड लेवल पे, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. अब ये जो थर्ड लेवल है ये तो एक इमेजिनरी लेवल है ही, साथ में यहाँ जो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने टाइम ट्रैवल भी कर लिया है साथ में. जो टाइम यहाँ पे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे चल रहा है, जो ईयर यहाँ पे जो ईयर चल रहा है वो है द ईयर 1890. अब एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है, द वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन द ईयर 1914. और ये जो टाइम है ये वर्ल्ड वॉर से पहले का है. इंडीड इट इज अ मीडियम फॉर एस्केप फॉर आवर प्रोटैगनिस्ट चार्ली. वो एक ऐसे समय में गए हैं जहाँ पे वॉर की कोई बात नहीं है, जहाँ पे कोई नेगेटिविटी नहीं है, जहाँ पे कोई डेथ एंड डिस्ट्रक्शन नहीं है. फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल. पहले तो उन्हें लगा कि वो सेकेंड लेवल पे ही वापस आ गए हैं. बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर. लेकिन यहाँ के जो रूम थे वो छोटे थे, टिकट विंडोज कम थे, ऑब्वियसली बिकॉज एट दैट टाइम पॉपुलेशन वॉज मच लेसर. एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड. तो चूंकि ये जो थर्ड लेवल है यहाँ पे टाइम चल रहा है, जो ईयर चल रहा है वो है 1890, तो सब कुछ ओल्ड फैशन है, फ्रॉम फर्नीचर टू द क्लोथिंग ऑफ पीपल, टू द हेयर स्टाइल ऑफ वुमेन, टू द क्लोथिंग ऑफ वुमेन, टू द काइंड ऑफ मुस्टैश द पीपल हैव केप्ट. एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू द ईयर 1890. और चार्ली ने जो भी कपड़े पहने हैं वो न्यू फैशन के हैं, तो ऑब्वियसली वो वहां पे सबसे अलग और सबसे ऑड दिख रहे हैं. And the man in the booth wore a green eye shade and long black sleeve protectors. तो जैसे पहले जमाने की ड्रेसिंग थी. The lights were dim and sort of flickering. जो लाइट्स थे वहां पे ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थे. उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी बल्ब नहीं होते थे स्टेशन पे. There were brass spittoons on the floor. और जो भी वहां पे एक्सेसरीज फर्नीचर्स थे वो पुराने जमाने के थे. Across the station, a glint of light caught my eye, and a man was pulling a gold watch from his vest pocket. और पुराने जमाने की तरह उन्होंने पॉकेट वॉच रखी थी, रिस्ट वॉच नहीं, नए जमाने की तरह. He snapped open the cover, glanced his watch, and frowned. He wore a derby hat, a black 4-button suit with tiny lapels. और ये जो ड्रेसिंग इस इंसान ने थर्ड लेवल पे जो पहनी थी, जो भी सूट उन्होंने पहना था वो बहुत ही पुराने फैशन का था, बिकॉज इट वॉज फ्रॉम द ईयर 1890. एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडलबार मुस्टाश. और जो हेयर स्टाइल या फिर मुस्टाश यानी कि दाढ़ी रखने का जो तरीका था वो भी पुराने जमाने के जैसा था. I never saw so many beards, sideburns and fancy mustaches in my life, because हमारे जो प्रोटैगनिस्ट चार्ली हैं वो पहुंच चुके हैं ईयर 1890 में. तो ऑब्वियसली लोग जो वहां हैं उन्होंने उस टाइम के अकॉर्डिंग अपने फैशन सेंस को रखा है, अपनी ड्रेसिंग की है. A woman walked in through the train gate. अब उसने जो women है उनके ड्रेसिंग पे ध्यान दिया. उन्होंने भी लॉन्ग ड्रेस विथ लेग ऑफ मटन स्लीव्स पहनी है. स्कर्ट्स, जो पुराने जमाने की जो भी ड्रेसिंग सेंस होती है वो उन्होंने फॉलो की है. I caught a glimpse of a locomotive, a very small Carrier and Ives locomotive with a funnel-shaped stack, and then I knew. और जब उन्होंने उस पुरानी ट्रेन की मशीन को देखा, लोकोमोटिव को देखा, वो समझ गए कि he has traveled back to
पास्ट। अब इस बात को श्योर करने के लिए आई वॉक्ड टू अ न्यूज बॉय। वो उन्होंने न्यूज़पेपर लिया और डेट देखा, और न्यूज़पेपर पे जो डेट थी वो थी June 11, 1894। Indeed, he had traveled back in time. I turned towards the ticket window, knowing that here on the third level of Grand Central, I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go. उन्होंने सोचा कि जब मैं एक ऐसे वक्त में आ ही गया हूँ जहाँ पे वॉर नहीं है, जहाँ पे कोई वरीज नहीं है, वायलेंस नहीं है, तो क्यों ना मैं अपनी वाइफ के साथ एक जगह यानी कि इलिनॉइस, जो कि एक कंट्री साइड जगह है, वंडरफुल टाउन है, वहां पे चला जाऊं। And in 1894, summer evenings were twice as long and people sat out on their lawns, the men smoking cigars and talking quietly and the women waving palm leaf fans. उस वक्त का जो समय था, जो माहौल था वॉर से पहले का, वो बहुत ही पीसफुल था। लोग अपने लाइफ को एंजॉय करते थे, कमर्शियलिज्म नहीं था, लोग पैसों के पीछे नहीं भागते थे। एंड चार्ली वांटेड टू गो टू सच अ टाइम, to be back there with the first world war still 20 years off। और अगर वो इस टाइम में जाते हैं तो अभी भी वर्ल्ड वॉर को होने में 20 साल रहेंगे, वो 20 साल आराम से गुजार सकते हैं उस जगह पे। I wanted 2 tickets for that, और चार्ली को उस जगह जाने की बहुत ज्यादा इच्छा हो रही थी। अब उन्होंने क्लर्क से 2 टिकट्स मांगे। क्लर्क ने बोला कि इतना ऐसा फेयर होगा आपका। जब चार्ली ने पैसे निकाले अपनी जेब से, वो पैसे तो प्रेजेंट टाइम के थे और चार्ली अभी था ईयर 1890 में, तो ऑब्वियसली वो करेंसी वैलिड नहीं होती वहां। तो क्लर्क को लगा कि ही इज मेकिंग फन ऑफ मी और प्रोबेबली ही इज ट्राइंग टू चीट मी, तो उन्होंने उसे थ्रेटन किया कि ये आप क्या दे रहे हैं, ये तो पैसे नहीं है। ऑब्वियसली द करेंसी ऑफ प्रेजेंट टाइम वुड नॉट बी वैलिड इन द पास्ट टाइम। अब चार्ली ने सोचा कि मैं वापस जाता हूँ और इस जमाने के पैसे, करेंसी बिल्स एक्सचेंज करके लाता हूँ और फिर मैं अपनी वाइफ के साथ आई विल गो टू इलिनॉइस। एंड दैट वाज दैट। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, अगले ही दिन उन्होंने अपने बैंक अकाउंट से $300 निकाले और उन्हें पुरानी करेंसी यानी कि जो करेंसी 1890 में चलती होगी उससे एक्सचेंज कर लिया। अब इस चीज से उनके साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम को बहुत ही ज्यादा चिंता हुई, क्योंकि वो बहुत एक्सट्रीम स्टेप ले रहे थे, अपनी सारी सेविंग्स को ओल्ड करेंसी से एक्सचेंज कर रहे थे। बट हमारे जो प्रोटैगनिस्ट है चार्ली, उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं है, जब मैं वापस जाऊंगा तो कम पैसों से भी गुजारा हो जाएगा, क्योंकि एग्स उस वक्त बहुत सस्ते थे इन द ईयर 1890। लेकिन चार्ली को कभी दोबारा थर्ड लेवल नहीं मिला। उन्होंने बहुत कोशिश की ढूंढने की, बट ही नेवर गॉट द थर्ड लेवल अगेन। लुइसा यानी कि प्रोटैगनिस्ट की वाइफ, वो भी बहुत ज्यादा वरीड थी और वो नहीं चाहती थी कि वो कभी भी दोबारा थर्ड लेवल को खोजे, क्योंकि सब जानते थे कि ये कहीं ना कहीं सिर्फ उनका हैलुसिनेशन है, उनकी इमेजिनेशन है। अब क्या हुआ, एक दिन कि जो उनके फ्रेंड सैम वीनर थे वो डिसअपियर हो गए। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ चले गए, और हमारे जो प्रोटैगनिस्ट है उनको पता था कि सैम सिटी बॉय है और वो हमेशा कहते थे कि ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस। तो वो कहाँ है अभी, ये बात किसी को भी नहीं पता थी। ये सब इमेजिन कर रहे थे कि आखिर जो सैम है, जो साइकियाट्रिस्ट है, वो गए कहाँ। एक रात जब प्रोटैगनिस्ट चार्ली अपने स्टैम्प कलेक्शन से कुछ ढूंढ रहे थे अपने स्टैम्प कलेक्शन में, उन्हें मिला एक फर्स्ट डे कवर। अब फर्स्ट डे कवर क्या होता है कि जब भी एक नया स्टैम्प इशू होता है तो स्टैम्प कलेक्टर खुद अपने आप को एक एनवेलप पे वो स्टैम्प लगा के और भेज देते हैं। तो उन्हें एक मिला फर्स्ट डे कवर, यानी कि एक एनवेलप जिसमें यूजुअली एक खाली ब्लैंक शीट ऑफ पेपर होना चाहिए, पर उसमें रहता क्या है, उसमें एक लेटर रहता है जो कि लिखा होता है सैम ने, और उसकी डेट होती है जुलाई 1894। तो इसका क्या मतलब है कि सैम जो है वो भी थर्ड लेवल में जा चुके हैं और वो इलिनॉइस में है, एग्जैक्टली उसी जगह पे जहां पे चार्ली अपनी वाइफ के साथ जाना चाहते थे। अब चार्ली बहुत ज्यादा अश्योर्ड है कि ये थर्ड लेवल कोई इमेजिनरी प्लेस नहीं है, इट एग्जिस्ट्स इन रियलिटी, क्योंकि उन्हें एक लेटर मिला है अपने फ्रेंड सैम से, उस पे जो डेट और एड्रेस लिखा है वो एग्जैक्टली इट इज द सेम प्लेस, द थर्ड लेवल। और चार्ली उनसे बोलते हैं कि कभी भी थर्ड लेवल को
आप ढूंढने से रुकिए मत. थर्ड लेवल इज अ रियल प्लेस एंड ऑलवेज कीप लुकिंग फॉर इट. At the stamp and coin store I go to, I find out that Sam bought $800 worth of old style currency. और वो जो दुकानदार हैं जो नए नोटों के बदले पुराने नोट्स एक्सचेंज करते हैं, उन्होंने भी यही बताया कि जो उनके फ्रेंड है सैम, he exchanged new currency and took old currency. And he said that he will open a feed and grain business there. क्योंकि 1894 में there was no mental problems as such, तो साइकियाट्रिस्ट की जॉब तो वहाँ पे फ्रूटफुल नहीं होती. Therefore he plans to do some feed and grain business. And Sam was his psychiatrist. तो कहानी इस नोट पे एंड होती है कि हमारे जो प्रोटैगनिस्ट चार्ली है, he somehow proves that the third level exists and the third level is a real place. But students, third level is not a real place. It is just a place, or it is just a place in imagination of Charlie. हम इन चीजों को कैसे प्रूफ कर सकते हैं? पहली बात कि जो सैम साइकियाट्रिस्ट हैं वो क्यों जाएंगे आखिर थर्ड लेवल में? He does not believe in that place. सेकेंडली, जो कहानी हम सुनते हैं दैट इज फ्रॉम द माउथ पीस ऑफ चार्ली. हम उनके पर्सपेक्टिव से कहानी सुनते हैं. हमें नहीं पता कि सैम या फिर उनकी वाइफ लुइसा का क्या कहना है इस बारे में. और तीसरी चीज जो हम देखते हैं कि एग्जैक्टली सैम भी उसी जगह पे क्यों जाना चाहेंगे, इलिनॉइस ही वो क्यों जाना चाहेंगे जहां चार्ली जाना चाहते थे. तो कहीं ना कहीं हम ये चीज देखते हैं कि जो पीपल स्किज़ोफ्रेनिक होते हैं या फिर जिन्हें हैलुसिनेशन की प्रॉब्लम होती है, वो अपने हैलुसिनेशन या फिर इमेजिनेशन को सच साबित करने के लिए तरह तरह के प्रूफ्स या फिर एविडेंसेस लाते हैं. और यही हुआ है चार्ली के साथ. उन्होंने अपने हैलुसिनेशन को, अपने इमेजिनेशन को रियल प्रूफ करने के लिए ये लेटर प्रोबेबली उन्होंने खुद लिखा, खुद को भेजा, और इसीलिए हमें ये लगता है कि ये जो थर्ड लेवल है वो सच में एग्जिस्ट करता है. कहीं ना कहीं चार्ली हमें कन्विंस कर देते हैं. बट दिस इज नॉट अ रियल डायमेंशन, इट इज अ इमेजिनरी डायमेंशन. So this is it for the video, students. If you found the video useful, kindly like, share and subscribe. Thank you all.